नाम ले रहा हूं जिन प्रश्नकर्ता हैं जो अंजलि राय मेहता जी, फिल्म निर्माता, यतेंद्र शर्मा जी, सीनियर जर्नलिस्ट, ममता चतुर्वेदी जी, सीनियर जर्नलिस्ट, सुरेश चवनके जी, सीनियर जर्नलिस्ट, डॉक्टर ग्लैडबिन त्यागी जी, रमन पुरी जी, रिटायर्ड वाइस एडमिरल इंडियन नेवी, डॉक्टर ममता त्यागी जी, अशोक श्रीवास्तव जी, सीनियर जर्नलिस्ट, आर के गुप्ता जी, रिटायर्ड IRS, जितेंद्र तिवारी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, प्रोफेसर अनिल मित्रा जी, प्रोफेसर KG सुरेश जी, सीनियर जर्नलिस्ट, पीटर हॉर्नुंग, जर्मन जर्नलिस्ट, लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी जी, प्रोफेसर मंजूषा राजगोपाल जी, सैयद शेरवानी जी, पवन गौड़ जी, सीनियर जर्नलिस्ट, मौलाना R शाहीन कासमी, मुस्लिम स्कॉलर, सुकेश रंजन जी, सीनियर जर्नलिस्ट, विजय त्रिवेदी जी, सीनियर जर्नलिस्ट, कर्नल ताहिर मुस्तफ़ा, रजिस्ट्रार हमदर्द यूनिवर्सिटी, सैंड्रा पीटर्समैन, जर्मन जर्नलिस्ट, अनिल त्यागी जी, त्यागी समाज, चौधरी सुरेंद्र सोलंकी जी, प्रधान पालम 360 खाप के, डॉक्टर TS क्लेर, एम्बेसडर सुजन अर्चन नॉय, गोपाल कृष्ण जी, रिटायर्ड IAS। 2 भागों में है ये जो डेमोग्राफी DNA और अखंड भारत का है। पहले भाग के प्रश्न पढ़ता हूं मैं। अवैध घुसपैठियों को भारत से निकालने तथा जनसंख्या असंतुलन की चिंता से भारत कैसे निपटेगा एवं संघ इस विषय में क्या सोचता है? आप कहते हैं कि हिंदू एवं मुस्लिम का DNA एक है, लेकिन उस पर फिर कट्टरवाद हावी हो जाता है। कुरान, सुन्नत और हदीद, इस पर आधारित पॉलिटिकल इस्लाम मानने वालों के साथ हम कैसे व्यवहार करें? यदि DNA एक है तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालना क्या सही है? संघ ने विभाजन का विरोध क्यों नहीं किया एवं पाकिस्तान जैसे देश पर संघ का क्या विचार है? अखंड भारत को लेकर संघ का क्या विचार है? भारतवर्ष हमेशा वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर रहा है, फिर भी कुछ शताब्दियों में भारत की सीमाएं संकुचित क्यों हुई हैं? इज द यूनिफिकेशन विद नेबरिंग कंट्रीज थिंकेबल? ये पहला भाग है। तो डेमोग्राफी की चिंता होती है और होने का कारण है कि डेमोग्राफी बदलती है तो उसके कुछ परिणाम निकलते हैं। देश का विभाजन एक परिणाम है। मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, तिमोर हो गया इंडोनेशिया में। सर्वत्र सब देशों में डेमोग्राफिक इम्बैलेंस की चिंता रहती है। लेकिन ये चिंता भी क्यों उत्पन्न होती है कि संख्या से ज़्यादा इरादा क्या है इसके बारे में शंका रहती है मन में। तो पहली तो बात संख्या की है। तो जनसंख्या के असंतुलन में वास्तव में उसके कारण क्या है? पहला कारण है मतांतरण, कन्वर्शन, जो भारतीय परंपरा का हिस्सा नहीं है। और कैथोलिक चर्च के लोग हमको बताते कि हम नहीं करते। तो कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी में भी उसको ठीक नहीं माना जाता, ऐसा एक प्रवाह है। और परसों उलेमाओं से बात हुई तो उन्होंने हमको बताया, मदरसों के टीचर्स से बात हुई कि इस्लाम में भी मना है। पैगंबर साहब के चाचा उनको कलमा पढ़ाने के लिए अनुयायियों ने कहा तो उनका मना किया उन्होंने, ये नहीं करना है। अगर ऐसा है तो ये होना नहीं चाहिए। रिलीजन अपना अपना चॉइस है। जिनको जिस रिलीजन में जाना है, जबरदस्ती गए वापस आना चाहते हैं, आओ, अपने मन से आओ, लोभ लालच जबरदस्ती नहीं। लेकिन ये होता है तो इसको रोकना, ये करना पड़ेगा। दूसरी बात है घुसपैठ। तो ये ठीक है कि हमारा DNA सबका एक है, लेकिन व्यवस्थाएं होती है। अब यूरोप में भी 3-3 देश, 4-4 देश ऐसे हैं जो समान एंसेस्ट्री रखते हैं, लेकिन देश एक व्यवस्था है, उसकी सीमा होती है, उसमें आना जाना। आप पूछते हो घुसपैठियों को रोकना सही है क्या? मैं कहता हूं अगर DNA एक है तो परमिशन लेके आना गलत है क्या? परमिशन लेके आना चाहिए ना। परमिशन नहीं मिलती तो नहीं आना चाहिए। लेकिन विधि विधान नियम बाजू रख के घुस जाना ये अपने आप में गलत बात है। आने पर उपद्रव होता है, ये अनुभव है।
तो इसलिए इस घुसपैठ को रोकना चाहिए। कुछ तो सरकार रोक सकती है, सरकार कुछ प्रयास कर रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, परंतु समाज के हाथ में है कि हम अपने देश में रोजगार अपने देश के लोगों को देंगे। अपने देश में भी मुसलमान नागरिक है, उनको भी रोजगार की जरूरत है। मुसलमान को रोजगार दे रहे हैं तो उनको दीजिए, जो बाहर से आए उसको क्यों दे रहे? उनके देश की व्यवस्था उन्होंने करनी चाहिए। या फिर है परमिशन लेकर आकर जॉब करने वाले लोग सब देशों में हैं, हमारे यहां भी ऐसे हो सकते हैं। तो इसलिए अवैध लोगों को पहचानना, अगर सुरक्षा के कुछ बातें उसमें से खड़ी होती है तो रिपोर्ट करना कि ये लोग अवैध है, आप उन पर निगरानी रखिए और उनको देना नहीं रोजगार, ये हम कर सकते हैं, तो वो कारण भी कम हो जाएगा। तीसरा नंबर जन्म दर का है। अब उसके बारे में आपको प्रचारक को नहीं पूछना चाहिए वास्तव में, परंतु पूछा है आपने तो दुनिया में सब शास्त्र कहते हैं, विज्ञान, कि जन्म दर 3 से कम जिनका होता है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। तो 3 से ऊपर मेंटेन करना चाहिए। सब देशों में ऐसा होता है, सब समाज ऐसा करते हैं। दूसरा, डॉक्टर लोग मुझे बताते हैं कि 3 संतान होने से बहुत देर नहीं करना विवाह में, और 3 संतान होना, इससे माता पिता का, संतानों का, तीनों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और जिस घर में 3 संतान है उस घर की वो संतान आपस में ईगो मैनेजमेंट सीख लेती है, इसलिए आगे चल के उनके फैमिली लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। ये डॉक्टरों ने बताया है, मैं तो जानवरों का डॉक्टर हूं, उधर ये विषय ही नहीं है, मनुष्यों के डॉक्टर मुझे ये बताते हैं। फिर अपने देश की पॉलिसी है, पॉपुलेशन पॉलिसी, वो 2.1 रिकमेंड करती है। अब वो देश का एवरेज 2.1, ये तो ठीक है, लेकिन संतान होती है तो 0.1 संतान कभी होती नहीं। गणित में 2.1 का 2 होता है, लेकिन मनुष्य के जन्म में 2 के बाद 0.1 होता नहीं ना, 3 ही होता है, इसलिए 2.1 मीन्स 3। तो भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक ने यह देखना चाहिए कि अपने घर में 3 होने चाहिए। ये देश की दृष्टि से कह रहा हूं। दूसरा, एक कंसर्न भी है, जनसंख्या एक एसेट है, बोझ भी हो सकता है, कल खिलाना पड़ेगा ना सबको, तो उसी के लिए पॉपुलेशन पॉलिसी रिकमेंड करती है। तो दोनों तरफ से जनसंख्या नियंत्रित रहे और जनसंख्या पर्याप्त रहे, तो 3 होने चाहिए, 3 से बहुत ज्यादा आगे बढ़ना नहीं चाहिए, उनकी परवरिश वगैरह ठीक होने की दृष्टि से। ये सब लोगों ने स्वीकार करने वाली बात है। जन्मदर कम होने की बात है तो वो सबका कम हो रहा है। हिंदुओं का पहले से कम था तो ज्यादा कम हो रहा है, बाकी लोगों का उतना कम नहीं हो रहा था तो आज उनका ज्यादा दिखता है, लेकिन उनका भी कम हो रहा है। प्रकृति ऐसा करती है, संसाधन कम है, जनसंख्या ज्यादा हुई तो प्रकृति में ऐसा कुछ होता है। तो इसका संदेश लेके सब लोगों ने 3 से कम नहीं करना और 3 से आगे करना, इसके लिए नई पीढ़ी को तैयार करना चाहिए। और जिनके हाथ में अभी भी है उन्होंने ऐसा करना चाहिए। और क्या कह सकते हैं जनसंख्या का। और तीसरा भी पूछा ना आपने, विभाजन। संघ ने विभाजन का विरोध क्यों नहीं किया, ये क्या जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। शेषाद्री जी की एक पुस्तक है, द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ पार्टीशन, आप सब लोग पढ़िए। उसमें विभाजन कैसे हुआ, विभाजन क्या करने से हुआ और क्या करने से रुक सकता था, विभाजन में किसका क्या रोल था, ये सारी बातें हैं। संघ का मत क्या है इसके बारे में, इसका ठीक ठीक पता
उस पुस्तक के पढ़ने से आपको पता चलेगा। विदाउट मीन्सिंग वर्ड्स वो पुस्तक लिखी गई है, उसको आप पढ़िए। तो संघ ने विरोध किया था, लेकिन संघ की ताकत क्या थी उस समय? पूरा देश महात्मा जी के पीछे था। महात्मा जी ने तो कह दिया था मेरे लाश पर होगा। गुरु जी को पूछा किसी स्वयंसेवक ने, हाँ जी अच्छे कार्यकर्ता ने पूछा कि तो इधर जा रही गाड़ी, तो गुरु जी ने कहा था नहीं, गांधी जी ने सम्मति नहीं दी है, विभाजन नहीं होगा। लेकिन कुछ हुआ जो उन्होंने भी मान्य कर लिया। उनके मान्य करने के बाद संघ के कहने से समाज समर्थन नहीं करता और इसलिए विभाजन रुक नहीं सका। यानी उसको रोकने के लिए हम भी कुछ नहीं कर सके। तो अखंड भारत एक सत्य है। विभाजन होने से क्या क्या होता है? मौलाना अबुल कलाम आजाद का एक लेख, चट्टान नाम का उस समय एक पेपर था लाहौर में, उसके पत्रकार ने उनका इंटरव्यू लिया। 1946 का इंटरव्यू है, वो डेट वेट में भूल गया, मिल जाएगा, वो आप पढ़िए। उन्होंने इस विभाजन के विरोध में अपना मत देते हुए विभाजन के परिणाम क्या होंगे इसका कुछ प्रेडिक्शन किया है। वो अक्षरशः सत्य आज हम देखते हैं। पाकिस्तान की क्या हालत होगी, भारत में मुसलमानों का क्या होगा, ये सब उन्होंने लिखा है। लेकिन उनके जैसे लोगों का नहीं सुना गया। लेकिन भारत अखंड है, ये एक सत्य है, फैक्ट ऑफ लाइफ है। जबरदस्ती उस सत्य को नकार कर जो लोग चल रहे हैं उनका क्या हो रहा है? नहीं, हम एक नहीं, हम अलग है, ऐसा मानकर जो अलग हुए, जिस दिन से अलग हुए उस दिन से शुरू कीजिए। अभी इस क्षण तक की हालत देखिए, क्या वो सुखी है? मटेरियली, स्पिरिचुअली नहीं है। क्या इतने सालों में कुछ प्रयास नहीं हुए? बहुत प्रयास हुए, लेकिन उपाय नहीं निकला। क्योंकि उपाय कैसे निकलेगा भाई? मैंने एक हाथ को जबरदस्ती अलग पूरा जकड़ के रखा है, तो वो तो सुन्न हो जाएगा ना, मृतप्राय हो जाएगा। क्योंकि जिस जीवंत शरीर का वो अंग है उससे उसका संबंध आपने काट दिया। उपाय एक ही है, संस्कृति से, पूर्वजों से, मातृभूमि से हम एक है ऐसा हम समझे और वैसा व्यवहार चालू किए। अखंड भारत ध्यान में रखना इज नॉट ओनली पॉलिटिकल। क्योंकि अखंड भारत, जब अखंड भारत था तब भी अनेक राजा यहाँ थे, अनेक राज्य थे, सीमाएं थी, आने जाने की परमिशन लेनी पड़ती थी और पुरातन काल में आपस में कुछ युद्ध लड़ाइयाँ भी हुई थी। लेकिन पब्लिक नेचर उस देश का, वो उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम बेरोक टोक जाता था, कहीं भी रह के कमाता था, खाता था और इस देश के साथ अपने आप को एकाकार मानता था, इसलिए कर पाता था। वो भावना अगर फिर से आ जाए तो उस समय का पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिस्पेंशन कोई भी हो, सबकी उन्नति होगी, सब सुखी रहेंगे, सब शांतिपूर्ण वातावरण में रहेंगे और सबके दोस्त बढ़ जाएंगे। तो ये जो अखंडित भारत का दुस्वप्न है, जिस नींद में हमको पड़ रहा है, उस नींद से जागना बहुत आवश्यक है और सोया हुआ आदमी कभी ना कभी जागेगा। इसलिए अखंड भारत है, ये समझकर हमको चलना चाहिए।